हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग कवर करेंगे सॉलिड स्टेट का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये जो सॉलिड स्टेट है आपका है आपकी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक्स रहने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी क्या क्या गुणधर्म या फिर लक्षण होते हैं, सॉलिड्स को रिजिड क्यों होते हैं यानी कि सॉलिड कठोर क्यों माने जाते हैं। फिर देखेंगे हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस। उसके बाद देखेंगे एक टॉपिक इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आ जाता है, एन आइसोट्रोपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम दैशिकता। और इनसे जुड़े हुए कुछ एनसीईआरटी के हम इन टेस्ट क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड्स, तो आखिर ये सॉलिड है क्या। तो देखिए आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो मैटर होता है उस मैटर का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो मैटर के क्लासिफिकेशन के अंदर 3 तरह के मैटर हम जनरली पढ़ते हैं। पहला सॉलिड होता है, उसके बाद दूसरा हम कवर करते हैं लिक्विड को, और देन तीसरा हम कवर करते हैं गैस को। तो जो सॉलिड है वो देखा जाए तो एक तरह का मैटर ही है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं वो बहुत कम या ना के बराबर। जबकि लिक्विड में अगर हम बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल है उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा भाई, कमजोर होगा। तो इसको ऐसे मान के चलिए कि अगर कोई मियाँ और बीवी है और उनके बीच में अगर बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज रहना पसंद करेंगे और उनको एक दूसरे से अलग करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो। और अगर ये मोहब्बत कम हो जाएगी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा तो उनको अलग करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनमें तो आपस में बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से एक दूसरे से क्या करते हैं, मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करते हैं। तो इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इनको अलग क्या करना है, ऑलरेडी अलग है। अलग करना मुश्किल कहाँ पर है, सॉलिड के केसेस में। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ओके, तो सॉलिड के क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड क्या है बच्चों, सॉलिड स्टेट है एक मैटर यानी कि पदार्थ की ही एक अवस्था होती है जैसे कि लिक्विड और गैस होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और एक फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि अगर मैं कोई एक लोहे की छड़ लेता हूँ, मान लीजिए लोहे की छड़, तो इसका जो है ये अपना खुद का एक फिक्स शेप है, ओके, और अपना एक खुद का वॉल्यूम है, यानी कि अगर ये इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये जगह इसकी फिक्स रहनी है। हम इसका शेप तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, जब तक। तो इसलिए इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है और शेप भी फिक्स रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। और जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होगा तो वहां पर बताइए जो मॉलिक्यूल है उनके बीच का स्पेस कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा। कि मियाँ बीवी में अगर बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक रहना पसंद करेंगे और उनको अलग करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉलिड्स। इस सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि ग्लास जो है तो उसमें कुछ कुछ फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, पर जनरली सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये है कि जो सॉलिड है उनकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अब सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम क्यों है, तो आप ही देखिए अगर आप कोई एक लकड़ी या लोहे की चीज को एक मेज पर अगर रख देंगे टेबल पर, तो वो उस टेबल पर ऐसे ही लगी रहेगी, यानी कि वो ना तो इधर मूव करेगी और ना ही वो इधर मूव करेगी। कब तक, जब तक कि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको हम गतिमान ना कर दे या फिर इसको मोटाइल ना कर दे, तो तब तक ये क्या रहेगी, अपनी उसी स्टेट में बनी रहेगी।
लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल देता तो पानी जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा, तो वो बहकर या तो इस तरफ जाता या फिर वो इस तरफ जाता। और अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल ले लूँ तो आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा, एक परफ्यूम की बोतल खोली, तो बोतल खोलने पर आपको पता है कि इसकी खुशबू तुरंत पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल है वो बोतल से बाहर आकर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो हम ये बोल सकते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा मूव करेगा और जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है वो बहुत ही कम मूव करेगा या एक ही जगह पर चिपका रहेगा। तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इसलिए कम होगी। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं करेंगे? जब तक हम इन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। अगला पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी, यानी किसी चीज को दबाकर उसका शेप चेंज कर देना, तो उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता कहते हैं। तो जो सॉलिड है इनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता। अभी भाई हम हल तो है नहीं कि सॉलिड का कोई टुकड़ा है या लोहे का टुकड़ा कि इसको दबा दिया और उसका शेप चेंज कर दिया, नहीं। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सभी मेटल मरकरी को छोड़कर, तो सभी मेटल्स कैसी होती हैं? सॉलिड होती है। किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। अब मेटल्स में कौन आता है? मेटल्स के अंदर आपके एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं और आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं और सम पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के अंदर तीनों तरह के एलिमेंट आते हैं, वहां पर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटल भी है। तो पीरियोडिक टेबल में लगभग 78% जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो मेटल रहते हैं। मरकरी को छोड़कर, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि स्टोन पत्थर, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ओके, चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है कि जो सॉलिड्स हैं वो आखिर कठोर क्यों होते हैं। भाई रिजिड का मतलब होता है कठोर, तो ये कठोर इसलिए होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो शेप, ये जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा चिपके हुए हैं और इनको एक दूसरे से अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इनका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और इनको दबाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो लगभग ना के बराबर है। देखिए कितना कम स्पेस है, तो स्पेस या तो होता ही नहीं है और अगर होता है तो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अगर स्पेस बहुत ज्यादा कम है तो हम इनको दबा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली सॉलिड कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। इसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, उसको हम लोग आगे के लेक्चर में डील करेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो इसको जरा अच्छे से समझिए। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मार्बल, जो घरों के अंदर पत्थर यूज करते हैं भाई फर्श वगैरह बनाने में, तो उसको मार्बल बोलते हैं। और एक मैं ले रहा हूँ चौक का एग्जांपल, चौक जिनकी व्हाइट कलर की होती है जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं। अब ये जो दोनों कंपाउंड है, ये जो दोनों मैटर है हमारे पास, चौक और मार्बल, ये दोनों एक ही तरह के कंपाउंड से बने हैं, यानी दोनों का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन फिर भी इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलता है। जैसे मैं बात करूं तो मार्बल जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, चौक थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर मैं मार्बल को तोड़ता तो मार्बल तोड़ने के बाद आप देखोगे कि मार्बल जब तोड़ा जाता है तो उसके जो किनारे बनते हैं, ये एजेस जो बनते हैं, ये एजेस, ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं और इतने ज्यादा नुकीले हैं कि इनसे किसी की स्किन भी काटी जा सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक नाम देते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, यानी किसी चीज को तोड़ने पर उसमें शार्प एजेस का बन जाना, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी कहलाता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में अगर चौक की बात करें तो चौक को जब आप तोड़ते हैं तो चौक जो होती है पहले से सॉफ्ट है और तोड़ने के बाद इसमें जो किनारे बनेंगे वो थोड़े से कैसे होते हैं? थोड़े से ब्लंट या इरेगुलर होते हैं या रफ एजेस बनते हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट है, इनसे आप किसी की स्किन वगैरह नहीं काट सकते। तो हम बोलेंगे कि चौक के अंदर या अमॉर्फस सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? क्लीवेज की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ओके, तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है और ये शेप एक लॉन्ग रेंज का होता है।
यानी इनमें जो रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाएगा वो कैसा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कि कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे लगा है तो अगला मॉलिक्यूल इधर होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ होगा, ऐसे ऐसे। यानी यहाँ पर अगर ए टाइप का मॉलिक्यूल है देन बी होगा, फिर ए टाइप होगा, फिर बी होगा, फिर ए टाइप होगा, फिर बी होगा, और ऐसे बहुत बड़ी चेन बनती चली जाएगी। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट यानी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये लॉन्ग रेंज में होगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज रेगुलर ऑर्डर। जबकि अमार्फस सॉलिड जो होते हैं तो इनका शेप कैसा होता है, ज्यादातर इरेगुलर होता है। इनका रेगुलर शेप भी होता है लेकिन वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज का होता है। कैसा होगा बच्चों, शॉर्ट रेंज का रेगुलर ऑर्डर। यानी कि ऐसा होगा कि पहले ए मॉलिक्यूल आए, फिर बी आए, फिर ए आए और फिर बी आए, और उसके बाद में फिर बी भी मॉलिक्यूल आए जा रहे हैं, फिर ए मॉलिक्यूल आए जा रहे हैं। तो मतलब कोई वो नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट छोटी सी रेंज का था, ए बी पहले तो आए और उसके बाद में जिसकी जहां मर्जी वहां पे लग रहा है, बी भी आ रहा है बार बार, बी। ओके, फिर ए पार्टिकल आ रहे हैं, फिर ए पार्टिकल आ रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज का ऑर्डर है, रेगुलर होगा। तो रेगुलर अरेंजमेंट इनमें शॉर्ट रेंज का होगा, यहाँ पर लॉन्ग रेंज का होगा। नेक्स्ट आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैसे होते हैं, काफी ज्यादा शार्प या फिर डेफिनिट होते हैं। तो इसको समझिए, मान ली मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने उसको गर्म करा सॉलिड फॉर्म को, तो सॉलिड फॉर्म को मैंने गर्म करा और 150 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होने में मुझे लगभग 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ा। तो यहाँ पर जो रेंज आ रही है मेल्टिंग पॉइंट में, शॉर्ट रेंज आ रही है, कितने डिग्री की, 5 डिग्री की। तो हम बोलेंगे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें लंबी रेंज नहीं पाएगा, उसकी कैसी रेंज है, छोटी सी रेंज है। तो डेफिनेट इनमें मेल्टिंग पॉइंट होता है कि 150 पे गर्म करा तो 150 तक आते आते इनका मेल्टिंग पॉइंट पूरी तरह हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से मेल्ट कर जाएगा। जबकि अमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी अमार्फस सॉलिड को अगर आपने हीट करना शुरू करा तो 150 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे मेल्ट होगा, और मेल्ट होते 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 हो सकता है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर जाकर पूरी तरह से मेल्ट हो। तो यहाँ पर कितना हमें डिफरेंस मिल रहा है, कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफी लंबा डिफरेंस मिल रहा है। तो हम बोलेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट एक लॉन्ग रेंज का है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन वालों का कैसा है, शॉर्ट रेंज का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शॉर्ट रेंज। जबकि अमार्फस सॉलिड में उल्टा है, अमार्फस में जो इनका रेगुलर अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज का है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लॉन्ग रेंज। नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया था, दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, यानी कि विदलन गुणधर्म। यानी जब हम इनको काटते हैं तो कैसे एजेस बनते हैं, शार्प एजेस बनते हैं। जबकि इनमें क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, यानी जब इसको काटेंगे तो इनके जो एजेस है किनारे कैसे बनेंगे, रफ या ब्लंट एज बनेंगे, खुरदरे किनारे। नेक्स्ट पॉइंट, ये एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। तो इस टॉपिक को मैं अभी आगे थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, तो आप जो है इसको भी बने रहिए। इसको मैं समझाऊंगा क्योंकि अलग से उनके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें विषम दैशिकता या एनाइसोट्रोपी का गुणधर्म पाया जाता है, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में कैसी आती है, डिफरेंट आती है। जबकि इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, आइसोट्रोपिक, यानी हर डायरेक्शन के अंदर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सॉरी, ये ट्रू सॉलिड माने जाते हैं, यानी कि ये सत्य ठोस होते हैं। जबकि इनको स्यूडो सॉलिड या मिथ्या ठोस बोला जाता है, या सुपर कोल्ड लिक्विड इनको बोला जाता है। तो इसमें एग्जांपल आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी हार्ड एग्जांपल है आप उसको ले सकते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और सारी की सारी मेटल्स हो गई, सभी आयनिक सॉलिड हो गए। और एमॉर्फस सॉलिड हम क्या ले सकते हैं, हम चौक का एग्जांपल, रबर, ग्लास। ग्लास का ध्यान रखना है कि ग्लास जो होता है एमॉर्फस सॉलिड में ही आता है। इसके अलावा प्लास्टिक और सारे के सारे पॉलीमर इसके अंदर आ जाएंगे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड जो है इनकी स्ट्रक्चर कैसे। तो देखिए जरा ध्यान से, क्रिस्टलाइन में यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे यहाँ पर अगर ए तरह का पार्टिकल है तो फिर बी लगा होगा, फिर ए लगा होगा, फिर बी लगा होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, और ऐसे अरेंजमेंट यहाँ पर भी होगा। और ये रेगुलर अरेंजमेंट एक लॉन्ग रेंज का अरेंजमेंट होगा, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सॉलिड होते हैं। ओके, तो इनको दबाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्रिस्टलाइन। और हम आपस में देखिए कि पहले ए तरह का पार्टिकल आया, ओके, देन बी आया, उसके बाद में इनका जो अरेंजमेंट है, देखिए ऐसे जाना चाहिए था इनको सीधा, लेकिन अरेंजमेंट कैसा हो गया, बिगड़ गया। तो शॉर्ट रेंज का रेगुलर अरेंजमेंट है।
और बीच में बहुत ज्यादा स्पेस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, जबकि यहाँ पे जो स्पेस है वो ना के बराबर है। तो खुद ही सोचिए कि इनको दबाना इजी होगा, पर इनको दबाना आसान है और इनको दबाना मुश्किल है। तो इसलिए अमार्फस सॉलिड ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्यादातर हार्ड। ओके, चलिए एनआइसोट्रॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए एनआइसोट्रॉपी क्या होता है। ये मान लीजिए आपके पास में ए तरह के पार्टिकल, उसके बाद बी तरह के पार्टिकल, देन ए तरह के पार्टिकल, देन बी तरह के, देन ए और देन बी। तो ऐसे मैं यहाँ भी बना लेता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ बी तरह के पार्टिकल आ रहे हैं, फिर यहाँ पे ए, देन बी, देन ए, देन बी। उसके अलावा यहाँ पर भी फिर बी ए बी ए बी ए, देन यहाँ पर ए बी ए बी ए। ओके, तो जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ, इस डायरेक्शन, तो मुझे किस तरह के पार्टिकल को फेस करना पड़ रहा है, मुझे ए बी तरह के पार्टिकल फेस करने पड़ रहे हैं। समझे? अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ, ये वाले डायरेक्शन में, तो मुझे किस तरह के पार्टिकल मिल रहे हैं, सिर्फ बी तरह के पार्टिकल मिल रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो मुझे किस तरह के पार्टिकल मिल रहे हैं, सिर्फ ए तरह के मुझे पार्टिकल मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो अलग है, यानी अलग अलग तरह के पार्टिकल मिल रहे हैं। इस डायरेक्शन में भी अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं और इस डायरेक्शन में भी अलग अलग तरह के पार्टिकल फेस कर रहे हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी, विषम दैशिकता, यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन। हम अलग अलग डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि आज जो अरेंजमेंट है, ये जो पार्टिकल मुझे फेस करने पड़ेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, उनका अरेंजमेंट अलग अलग रहना है। जैसे इस डायरेक्शन में बी तरह के पार्टिकल मिलेंगे, यहाँ पर ए तरह के और यहाँ पर ए बी टाइप के पार्टिकल फेस करने पड़ेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको जो कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर सॉलिड रिजिड्स? कि जो सॉलिड होते हैं भाई वो कठोर क्यों होते हैं? वो कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच में स्पेस कैसा होगा, कम। तो जहां पर स्पेस कम होता है उनको दबाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने पीछे स्लाइड में दे दी है, तो आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम? इसका आंसर भी सेम ही रहना है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो अपनी जगह पर पड़े पड़े वाइब्रेट तो करते रहते हैं लेकिन अपनी पोजीशन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो भी फिक्स रहता है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। समझे बच्चों? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं तो हमें इनमें छांटना है कि अमार्फस कौन सा है और क्रिस्टलाइन कौन सा है। तो इसके लिए मैं जो आपको ट्रिक बता देता हूँ। अमार्फस सॉलिड पहले छांट लेते हैं। अब अमार्फस जो है, अमार्फस के अंदर देखिए कौन कौन आएगा। तो अमार्फस के अंदर आपको सारी की सारी जो रबर है आपको उनको रखना है। जितना भी प्लास्टिक आएगा आप उसको रखोगे, या जितना भी गिलास आएगा तो गिलास को भी आप अमार्फस में ही रखना है। और जितने भी पॉलीमर आएंगे उन सबको हम कहाँ रखेंगे, अमार्फस में रखेंगे। तो चलिए जरा फटाफट देखते हैं कि यहाँ पर अमार्फस कौन है और हमारा क्रिस्टलाइन। तो पहले मैं अमार्फस की बात, तो अमार्फस में छाटे जरा पॉलीयूरिथेन। तो इसके नाम में ही पॉली आ रहा है, तो ये कैसा होगा, ये अमार्फस सॉलिड है। तो एक तो आ गया हमारा पॉलीयूरिथेन, जिसको शॉर्ट में पीयू बोलते हैं। अब देखिए नेफ्थलीन, तो ये कोई पॉलीमर नहीं है, तो नेफ्थलीन किस में आएगा, ये क्रिस्टलाइन में आएगा। तो फिर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लेता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन में कौन आ गया हमारा, नेफ्थलीन आ गया। तो नेफ्थलीन किसका एग्जांपल है बच्चों, क्रिस्टलाइन। अगला कंपाउंड देखिए बेंजोइक एसिड। तो ये भी कोई पॉलीमर नहीं है, तो ये भी आप किसके अंदर रखोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रखा जाएगा। ओके नेक्स्ट टेफ, या इसका दूसरा नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो पॉली वर्ड आ रहा है तो ये भी कैसा हो गया, पॉलीमर। तो पॉलीमर सारे किस में रखने हैं, अमार्फस में। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। तो KNO3 एक आयनिक सॉलिड होता है और जितने भी आयनिक सॉलिड है वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट आता है सेलोफेन।
तो सेलोफेन भी एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर भी यहाँ पर रखे जाएंगे एमार्फस सॉलिड के अंदर। फिर देखिए पॉली वर्ड आगे फिर से पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसको शॉर्ट में पीवीसी बोलते हैं, तो ये भी एक पॉलीमर है और पॉलीमर कहाँ पे रखे जाएंगे एमार्फस सॉलिड में। अगला है हमारा फाइबर ग्लास, तो ग्लास मैंने बताया है कहाँ पे रखना है आपको, एमार्फस सॉलिड में रखना है, चाहे ग्लास कोई सा भी हो, सारे ग्लास कहाँ पे आएंगे एमार्फस सॉलिड में आएंगे। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, तो कॉपर एक मेटल है और सारी मेटल को हमें कहाँ पे रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रखना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 1.4 और यहाँ पर हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, व्हाट इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी और नो। देखिए इसको ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि कोई सॉलिड है और उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम आती है। तो सेम वैल्यू कहाँ पर आती है, जरा याद करिए, सेम वैल्यू कहाँ पर आ रही थी, सभी फिजिकल डायरेक्शन, सभी अलग अलग सभी डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम कहाँ पे आती है, हमेशा एमार्फस सॉलिड में आती है, एमार्फस सॉलिड में। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी तो मिल रहा था क्रिस्टलाइन में, लेकिन जो एमार्फस में क्या मिलता है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्या इनमें क्लीवेज प्रॉपर्टी मिलेगी, तो आंसर होगा नो, इनमें क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती है। इनको जब तोड़ा जाता है तो ये शार्प एजेस नहीं बनाते हैं, ये ब्लंट एजेस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।